गुड इवनिंग। केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने बॉन्ड लेंथ पढ़ लिया था, बॉन्ड एंगल पढ़ लिया था, बॉन्ड एंथैल्पी भी हमने पढ़ लिया था। तो मेरे ख्याल से 4 पॉइंट्स हमारे हो चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। ठीक, तो बड़ा सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ बॉन्ड्स between two atoms in a molecule। बस यही आपका बॉन्ड ऑर्डर। हाँ, आगे इसको बहुत डिटेल में और चीजें भी पढ़ेंगे, बट अभी बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन हमें चाहिए। तो हमने आपसे कहा, मान लीजिए आपके पास H2 है, ठीक, एक मॉलिक्यूल है H2। इसमें आपको पता है H और H के बीच एक बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड कैसे बना ये भी आपको पता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी शेयरिंग हो चुकी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसको शॉर्ट में आप BO लिख देते हैं हम, तो बॉन्ड ऑर्डर, एक बॉन्ड है इनके बीच, 1 आ गया। समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपने कहा भाई O2, तो अब आपको पता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इनके बीच 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं नाइट्रोजन ले लूं, मैं जानबूझ के ऐसे ले रहा हूं जिससे आपको पता चले कि वेरी कर रहा है, नहीं तो सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखा के कहूंगा तो 1 बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ओके। ये आपका N2 हो गया। यहां पे आप देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बेटा आपका? 3, बिकॉज आपके पास कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। फाइन। अच्छा, अगर मैं और आपसे कहूं, चलिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए, सिंपल सा एक फॉर्मूला लिख लीजिए इसके लिए, बॉन्ड ऑर्डर। इसकी प्रैक्टिस तो बाद में करेंगे, बट अभी लिख लीजिए, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड अभी हमें पढ़ना है। थोड़ा बहुत हमने ऑर्गेनिक में देखा है इसे। सिग्मा बॉन्ड्स प्लस पाई बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, ये आपका बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है। तो पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड को का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इसे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, अभी सिंपल मैंने आपको दे दी। जैसे आप HCl लेंगे तो आप कहेंगे सर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, क्योंकि एक बॉन्ड उनके बीच बन रहा है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके, आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं बॉन्ड ऑर्डर की, तो यहां से लिख सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन लिख लीजिए, इन द लिविस डिस्क्रिप्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। क्लियर? अब जरा सी एक पॉइंट देखिएगा, इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर। इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, इसका मतलब क्या हुआ? आपके बॉन्ड बढ़ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हुआ। ठीक है, तो कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है? डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। तो इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर में आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, हाँ, इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, ऐसे लिख लीजिए। स्टेबिलिटी इंक्रीज करिए। बॉन्ड लेंथ के बारे में क्या सोचते हैं आप? बॉन्ड लेंथ आपने पढ़ लिया था भाई। आपके पास एक एटम ये है, एक एटम ये है। मैं ओ नहीं कह रहा हूं कि कोई एटम है, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड ऐसे था। तो जैसे ही आपका डबल बॉन्ड बनेगा, इनके बीच अट्रैक्शन और ज्यादा होगा, तो ये थोड़ा पास पास हो जाएंगे, कुछ क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब आपकी बॉन्ड लेंथ क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो नोट कर लीजिए, इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस बॉन्ड लेंथ।
फाइन, कोई डाउट तो नहीं है? ओके। अच्छा, एक और चीज हमने पढ़ी थी, बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिएगी, तो बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज कर जाएगी। ये समझ में आया? तो बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेस। तो अब ध्यान रखिएगा, इसको आसानी से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर अप हुआ या इंक्रीज किया तो आपकी बॉन्ड एंथैल्पी भी अप जाएगी, ठीक है। बॉन्ड लेंथ आपकी डाउन जाएगी और आपकी स्टेबिलिटी अप जाएगी, अब मतलब इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। अब बेटा, अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें हमने दो टाइप के बॉन्ड पढ़े। एक हमने पढ़ा आयनिक, फाइन, हाँ आयनिक बॉन्ड, और दूसरे हमने पढ़े कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ एक और था कोऑर्डिनेट, बट वो भी कोवेलेंट बॉन्ड टाइप का ही था। ओके, तो ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड है और कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि किन के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होता है, आयनिक बॉन्ड के बीच या कोवेलेंट बॉन्ड के बीच? तो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो मोर स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगा, ये 10th में भी आपने पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए बेटा जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, इस तरह की चीजें हमने पढ़ी थी, ये सब क्या होंगे? हायर होंगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं इन कंपैरिजन टू कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे। ये समझ में आ रहा है? लेकिन 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 एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, ठीक। ना तो कोई बॉन्ड, ना तो कोई बॉन्ड आयनिक होता है 100%, और ना कोई बॉन्ड कोवेलेंट होता है। तो इसको जरा स्टार के साथ लिखिएगा, ठीक है। हाँ, ये सुनने में एकदम से अजीब लगता है, बट आगे इसको एक्सप्लेन हमें इसी चीज को समझना है। लिखिएगा, नो आइडियल आयनिक, नो आइडियल आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट। अब आप सोच रहे होगे सर फिर पढ़ाया क्यों, ठीक है। नहीं, उसको समझना भी जरूरी था। और ये हर कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है, और इसी तरह से हर आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, फाइन। तो इसी चीज को हमें समझना है। और अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे पहले आप कोवेलेंट बॉन्ड अगर आपको याद हो तो नॉन मेटल की बात करते थे, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले सबसे सिंपल सा हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एच और एच, और इसके अगर आप इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे तो आप कह सकते हैं सर ये बिल्कुल इसके सेंटर पे होंगे, बिकॉज दोनों ओर से आपके न्यूक्लियस इनको इक्वली पुल कर रहे होंगे, और इसको आपने कहा कोवेलेंट बॉन्ड, फाइन। एक टर्म अगर आपने थोड़ा बहुत 10th में आपको याद हो तो हमने पढ़ा था पोलर बॉन्ड, याद है? कुछ पढ़ा था पोलर टर्म। तो जैसे अगर मैं यहीं पे, ये तो मैंने होमोन्यूक्लियर लिया, होमोन्यूक्लियर लिख लीजिए, होमोन्यूक्लियर। अगर मैं हेट्रोन्यूक्लियर ले लूं, हेट्रोन्यूक्लियर, हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब क्या हो गया? आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एटम है, जैसे मैं एच और एफ ले रहा हूं, ठीक। अब जरा सी सोचिएगा, हुआ क्या था? एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का और 7 इलेक्ट्रॉन थे फ्लोरीन के। भाई कोवेलेंट बॉन्ड बना था, दोनों नॉन मेटल थे, लेकिन ये जो आपके दोनों इलेक्ट्रॉन थे
ये शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स फ्लोरीन। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, है ना, याद है? हाँ, ये शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स फ्लोरीन। क्यों? फ्लोरीन ने इन्हें अपनी ओर खींच लिया, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पहले तो उसने शेयरिंग की बात की, बट फिर उसको अपनी ओर खींच लिया। और इस टाइप के जो बॉन्ड होते हैं वो आपके कहलाते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब जरा सोचिए, जब ऐसा हुआ तो आपके पास एक चार्ज आ गया फ्लोरीन पे नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गए। पूरा का पूरा नहीं लिया बेटा, ध्यान रखना, अभी भी शेयरिंग है, अभी भी शेयरिंग, आयनिक नहीं बना, लेकिन कुछ ना कुछ पार्शियल चार्ज आ गया। पार्शियल मतलब थोड़ा सा एक इफेक्ट, पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं आया लेकिन क्लोज आ गया, तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो इंक्रीज कर। क्लियर है? और हाइड्रोजन के पास कैसा आ गया? पार्शियल चार्ज। इसको क्या कहते हैं? पार्शियल चार्ज। ध्यान रखिएगा, ये है आपका पार्शियल, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं आया है, थोड़ा सा खींचा है अपनी ओर। तो इस टाइप के बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो था तो ये कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन इसमें आयनिक आ गया। ये देखिए, ये प्लस और माइनस, ये आपका आयनिक नेचर है। बात समझ में आई? तो एक कोवेलेंट बॉन्ड में एक आपका आयनिक नेचर आ गया। क्योंकि अब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने लगे, एक के पास खींच रहा है एक के पास से जा रहा है, तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा, डायपोल मोमेंट। पहले थोड़ा सा इसको जरा, हाँ ये वैसे फिजिक्स में आता है बट केमिस्ट्री में भी इसका यूज है। ठीक, तो डायपोल मोमेंट जो है, सबसे पहले उसमें समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल, तो अगर आपके पास इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और इसको आप किसी डिस्टेंस आर पर रख दीजिए, तो ये आपका बन जाता है बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत सिंपल सी चीज है, दो चार्ज लिया आपने, एक प्लस और एक माइनस, इक्वल अमाउंट होना चाहिए, उनको किसी छोटे से डिस्टेंस पे रख दीजिए। अब ये छोटा डिस्टेंस हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं, हम वैसे ही मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंसेस वहां बहुत छोटे होने। समझ में आ गया? चलिए, तो अब अगर आप देखें तो अब डायपोल आपको समझ में आ गया, डायपोल क्या है। तो यहां पर डायपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं। तो डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा। अब बेटा मैग्नीट्यूड जो इसका होता है वो अलग से लिख देता हूं। मैग्नीट्यूड आपका हो गया है, कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, चाहे पॉजिटिव का ले लीजिए चाहे नेगेटिव का ले लीजिए। ठीक है, केवल आपको मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना, प्लस माइनस नहीं लेना है, केवल क्या लेना है? उसका मैग्नीट्यूड। तो क्यू ले लिया और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इनके बीच के डिस्टेंस से, आर के साथ। समझ में आया? तो ये आपका हो गया डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन, इसमें थोड़ा सा पेंच है। ठीक है, डायरेक्शन जब हम बात करते हैं फिजिक्स की, हाँ इसको नोट कीजिएगा क्योंकि नहीं तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। फिजिक्स में जब आपकी डायरेक्शन होती है बेटा, तो वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन केमिस्ट्री में जो हम डायरेक्शन दिखाते हैं वो हम दिखाते हैं शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी समझा रहा हूं, पहले नोट कर लीजिए, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्शन जो आप केमिस्ट्री में दिखाएंगे वो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। ठीक, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको, चलिए यहां पे हम माइनस क्यू दिखा रहे हैं आपको, और ये हम आपको प्लस क्यू दिखा रहे हैं, इन दोनों के बीच का हमने कुछ डिस्टेंस आपको दिखा दिया आर। फाइन। तो मैग्नीट्यूड में आपसे पूछूं, इसे जनरली पी से डिनोट कर देते हैं कई बार। ठीक है, पी से या म्यू से, पी और म्यू। हाँ, आपकी बुक में जिससे हो उससे दिखा दीजिएगा। तो अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की बेटा, तो आप मुझसे कहेंगे सर ये क्यू आर के बराबर हो गया। फाइन।
अब देखिएगा फिजिक्स की डायरेक्शन आपको दिखा रहा हूं, फिजिक्स की डायरेक्शन वेक्टर आपने पढ़ लिया है, वेक्टर आपको ऐसे दिखाते हैं, ये मेरा वेक्टर पी हो गया, ठीक, माइनस से प्लस की ओर है। और केमिस्ट्री में आप इसको एरो को इसका उल्टा दिखाएंगे और ऐसे करके एक लाइन बना देंगे। ये आपका केमिस्ट्री में है। तो केमिस्ट्री में आपकी डायरेक्शन होगी प्लस से माइनस की ओर, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, एग्जाम्पल चाहे तो लिख लीजिए एच एफ, एग्जाम्पल लिखिए एच एफ। अब अगर आप देखेंगे तो एफ पे डेल्टा माइनस का चार्ज और डेल्टा प्लस का चार्ज, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम इसे एरो इस वे में दिखाएंगे। ये एरो क्या शो कर रहा है कि हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की ओर शिफ्ट हो गए। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं तो आपको उसकी यूनिट चाहिए होती है, तो एसआई यूनिट लिख लीजिए, एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। हाँ, एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट तो कूलम मीटर होती है बेटा, कूलम मल्टीप्लाइड बाय मीटर, ठीक है, कूलम मीटर। क्यों? चार्ज को लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो कूलम मीटर ही तो आना है। वेरी गुड। अब इसके अलावा जो कॉमन यूनिट केमिस्ट्री में यूज में आएंगी, अदर यूनिट्स, इसमें एक है डिबाई, 1 डिबाई। ओके, इसको छोटा लिख लेना बेटा, डीवाई यूनिट लिख रहे हैं पूरी, 1 डिबाई, ठीक, सिंबल है इसका कैपिटल डी। ये कई बार आपको यूज में आएगा तो इसको याद रखिएगा। ये आपका होगा बेटा 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर, ये आपका 1 डिबाई की वैल्यू होगी। ठीक है, ओके। अब बेटा एक एग्जांपल और देख रहे, एचएफ को हमने देखा, ठीक है, एक एग्जांपल और देख रहे। पहले मैं आपको केवल डायरेक्शन को कैलकुलेट करना बता दूं। तो सपोज हमारे पास ऑक्सीजन है और इससे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो मैंने आपको बताया था इनके बीच का जो एंगल होता है वो 105 डिग्री होता है, ओ 104.5 डिग्री, ठीक है, हाँ 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री, ठीक। अच्छा, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं डायपोल मोमेंट दिखाऊं, डायपोल मोमेंट तो किसके बीच होगा? एच और ओ के बीच। क्यों? बिकॉज ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये चार्ज को खींच लेगा अपनी ओर। तो आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। थोड़ा सा यहां पे वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास 2 वेक्टर है बेटा, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, और इनके बीच का एंगल आपको पता है 104.5 डिग्री है। मैं अभी इसे P कह दे रहा हूं, इसे भी P कह दे रहा हूं। दो वेक्टर का सम जिनके बीच का एंगल 104.5 डिग्री है, निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे P नेट, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, वेक्टर है, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p² कॉस 104.5 डिग्री। अगर आपको कॉस 104.5 डिग्री की वैल्यू पता है तो आप यहां पे आंसर रखेंगे, ठीक है ना, कॉस 104.5 की वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको बता देता हूं कि कॉस 104.5 को आप अप्रोक्सीमेटली ले लीजिए -1/4, हाँ -0.25 अप्रोक्सीमेटली।
तो आपका पी नेट कितना आ जाएगा? आप यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हैं बेटा, पी स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है? पी स्क्वायर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दूसरा पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -1/4। ओके, यस। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आ रहा है। 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो 3/2p स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, 3/2। ओके, रूट 3/2p लिख दें, चेक कीजिए चेक कीजिए, रूट 3/2p। ठीक है, तो आपकी बुक में हो सकता है पी नेट ना लिख के बेटा म्यू नेट लिखा हो, तो वो आप देख लीजिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू नेट इस पर्टिकुलर केस, हमेशा ये नहीं होगा, मैं केवल H2O के केस में बता रहा हूं, आप याद रख लीजिए इसको, √3/2 म्यू। म्यू क्या है? म्यू है OH बॉन्ड के बीच का डाइपोल मोमेंट जो था। क्लियर हुआ? चलिए इस पे एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से आ सकता है, सपोज in a molecule of H2O, angle is 104.5 degree and take cos 104.5 degree is equal to -1/4। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशन है। फाइंड डाइपोल मोमेंट of OH bond, dipole moment of OH bond if mu net is 1.85 dy। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले में रखना है, तो एक बार कोशिश कीजिए। अब बेटा हमें पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें म्यू नेट इज इक्वल टू √3/2 म्यू आया था। ये प्लीज ध्यान रखिएगा, H2O का अभी हमने ऊपर डिराइव किया था, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो मैं यहाँ पे लिख दूं 1.85 इज इक्वल टू √3/2, और यहाँ पे म्यू, ये म्यू क्या है? OH बॉन्ड के बीच का। तो यही हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, तो म्यू OH को हमने कैलकुलेट किया √2/3, और इसको हमने 1.85 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। ओके, तो 2/3 इज 0.67। 0.67 को अगर आप देखेंगे तो ये, हाँ, 0.67 का अंडर रूट लेना है आपने। पॉइंट 0.8 समथिंग आ जाएगा, 0.8 को स्क्वायर करोगे तो 0.64 आएगा, ठीक है। तो ये 0.8 से अगर 1.85 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.8 से थोड़ा ज्यादा हो रहा है, सो दिस वैल्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.51 अप्रोक्सीमेटली। चेक कर लीजिए, आप चाहें तो √2 और √3 आपको पता होता है, 1.414 और 1.73, आप उसको निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे इसे सॉल्व कर सकते हैं। बेटा एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, दैट इज BeF2। तो BeF2 जब हमारा बनता है तो BeF और BeF हमारे पास दो बॉन्ड हैं, इन दोनों बॉन्ड के बीच
जो हमारा एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है बेटा, एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है, लीनियर इसका स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब जल्दी से मुझे बताइए कि जो मेरा वेक्टर बनेगा ना केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, शिफ्टिंग किस ओर होगी? बेरिलियम आपके पास है और फ्लोरीन आपके पास है, बने तो कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन। तो भाई आपका ये फ्लोरीन की ओर, ये समझ में आया? ठीक है। अब दो वेक्टर आपके पास हैं, मैं इन्हें पी लिख दे रहा हूं, एक इधर एक इधर, इनके बीच एंगल 180 डिग्री है, ये पी और ये पी, दो वेक्टर हैं। नेट सम कितना आ गया बेटा? म्यू नेट, अगर मैं आपसे कहूं दो वेक्टर का सम, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर का सम, जीरो आ जाएगा, म्यू नेट जीरो आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल ले, यहां पे तो हमने देख लिया कि म्यू नेट हमारा जीरो हो गया था। एक और एग्जांपल ले दिखा रहा हूं आपको, ये एग्जांपल है बेटा BF3। हाँ, अभी मैं आपको इसकी ज्योमेट्री बता दे रहा हूं। इसकी ज्योमेट्री आपकी प्लेनर होती है और सारे के सारे बॉन्ड के बीच एंगल आपका 120 डिग्री का बनता है। ये एफ लगा हुआ है, ये एफ लगा हुआ है, ये एफ लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, अब क्या होगा? फ्लोरीन की ओर शिफ्टिंग होगी, फ्लोरीन की ओर शिफ्टिंग होगी तो आपका ऐसे आप दिखाएंगे वेक्टर, ठीक है। ये केमिस्ट्री वाला है, शिफ्टिंग दिखा रहे हैं आप, प्लीज ध्यान रखिएगा। तो एरो केमिस्ट्री में हमेशा ऐसे बनेगा, ओके। अब याद रखिएगा, कभी भी आपके कोई भी थ्री इक्वल वेक्टर अगर हो, सारे के सारे बी और एफ बॉन्ड के बीच में, बी एफ बॉन्ड लेंथ जो है वो एग्जैक्टली सेम होगी, चार्ज की शिफ्टिंग भी सेम होगी, तो सबका मोमेंट क्या आएगा? सेम। अगर आपके 3, 4, 5, 6 कितने भी वेक्टर हो, अगर वो सबके सबके बीच एग्जैक्टली सेम एंगल बन रहा है, ठीक है, या आप उन्हें कह सकते हैं वो सिमेट्रिकल हैं, तो उनका नेट मोमेंट हमेशा जीरो होगा। तो यहां पर भी आप आंख बंद करके लिख देंगे म्यू नेट इज इक्वल टू जीरो, ये आगे यूज में आएंगी चीजें, ठीक है। तो सिमेट्रिकल बॉन्ड अगर आपके पास है, आप देख रहे हैं सबके बीच जो एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री बन रहा है। तो यहां पे आप चाहें तो एक पॉइंट लिख दीजिए, ऑल्दो मैं ये नहीं कहता कि अभी आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा, बट एक पॉइंट लिख लीजिएगा। इफ म्यू इज इक्वल टू जीरो, मतलब म्यू मतलब म्यू नेट, ठीक है। हाँ, किसी भी मॉलिक्यूल का नेट मोमेंट अगर जीरो आ रहा है, देन इट शुड बी, आइदर लीनियर, या तो वो लीनियर होगा, और सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होगी, या तो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होगी, और इसी ज्योमेट्री को हमें आगे पढ़ना है बेटा। आगे की जो थ्योरीज हैं वो हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में ही बताएंगी, क्योंकि यही तो एक प्रॉब्लम थी जो लेविस स्ट्रक्चर हमें नहीं दे पाया था। कुछ और थी, वो तो हम धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ऑड इलेक्ट्रॉन वाली थी, हाइपोवेलेंट, हाइपरवेलेंट थी, बट ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो लेविस स्ट्रक्चर हमें क्लैरिफाई नहीं कर पाया, ठीक है। यहीं पर एक पॉइंट और लिखिएगा बेटा, और वो है आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ठीक। हाँ, इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन मिल जाता है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये आपका होता है म्यू ऑब्जर्व्ड, इसका मतलब डायपोल मोमेंट जो आपका रियलिटी में आ रहा है, डिवाइडेड बाय म्यू 100% आयनिक कैरेक्टर, ये आपका थियोरेटिकल होता है बेटा। थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आपने कैलकुलेट किया तो जो आपका आना चाहिए और जो आपका आ रहा है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए रेशियो लेके, इसी को आप कहते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ठीक। बहुत छोटा सा एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको ये बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट है, सपोज हमारे पास एक HCl मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल, ठीक है।
आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली इसमें वैसे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है बट आयनिक कैरेक्टर आया होगा, ठीक। अब जब एक्सपेरिमेंट किए गए उनके बेसिस पे डायपोल मोमेंट जो कैलकुलेट किया गया वो आया 1.03 डिबाई, 1.03 डिबाई। ये आपका, हाँ क्या आ गया, ये एक्सपेरिमेंटल है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल का मतलब जो ऑब्जर्व किया। अच्छा जी, और आपको दिया हुआ है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ आपकी है, बॉन्ड लेंथ ले लीजिएगा इसकी 1.275 एंगस्ट्रॉम, 1.275 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये बॉन्ड लेंथ गिवन है। आपको बताना है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ये मैथमेटिकल चीजें मैंने इसलिए डाल दी बेटा, ये एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगी, बट इससे आपको एक फील आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। वो टर्म समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, एज्यूमिंग 100% आयनिक कैरेक्टर, ये है कोवेलेंट बट हमने मान लिया कि 100% आयनिक कैरेक्टर हमने मान लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 100% आयनिक कैरेक्टर का मतलब ये हमारी बॉन्ड है, यहां पे हमारे पास प्लस ई होगा और यहां पे हमारे पास माइनस, अरे इलेक्ट्रॉन ही तो है, एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन अपनी ओर खींचेगा, तो क्लोरीन ने पूरा का पूरा अगर इलेक्ट्रॉन खींच लिया, जैसा कहां होता था आयनिक बॉन्ड में, एक जना इलेक्ट्रॉन दे देता था, दूसरा ले लेता था। समझ में आया, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस 1.275। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि म्यू थियोरेटिकल क्या आएगा? थियोरेटिकल मतलब, हाँ, जब हमने 100% आयनिक माना, थ्योरी के हिसाब से ना, ये ऐसा एज्यूम किया गया, ओके। तो आपने कहा सर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.275 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया, कूलम मीटर ये आ गया, ठीक है। अच्छा जी, इतना कूलम मीटर ये मेरा आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे आंसर जो है वो डीबाई में दिया हुआ है, और डीबाई के लिए मैंने आपको एक अभी अभी फॉर्मूला बताया था, याद है, 3.33564 इंटू 10⁻⁻30। चलिए, तो इसको मैं डिबाई में कन्वर्ट कर लूं, तो ये मेरा आ जाएगा 1.6 इंटू 1.275 इंटू 10⁻⁻29। चेक कर लो जरा, डिवाइडेड बाय 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 डिवाइड, कितना आ गया बेटा, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसे रफली, बिल्कुल रफली कैलकुलेट करूं ना, तो देखो क्या होगा, यहां से मैं कह सकता हूं ये जब ऊपर जाएगा तो ये मेरा 10 हो जाएगा, ठीक है। ओके, 1.6 और 1.2 है, ये अप्रोक्सीमेटली 6 के आसपास आना चाहिए बेटा, चेक कीजिए। हाँ, ये देखिए ना, 1.6 और इसको आप कट करेंगे तो ये 2 से ज्यादा आना है, दिख रहा है आपको, 3.2 से ज्यादा है, तो ये 2.11 के आसपास कुछ आएगा, ठीक। और 2.11 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0.6 के आसपास दिख रहा है, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहां पे रफली लिख रहा हूं, ये अप्रोक्सीमेटली आपका 6 डिवाइड हो गया। बिल्कुल, आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, ठीक। तो एक्चुअल में मेरा 6 डिबाई, अगर मैं उसको प्योर आयनिक मानता तो मेरा 6 डिबाई आ जाता, बट मेरा है कितना, क्योंकि वो आयनिक थोड़ी है, वो तो कोवेलेंट है, और कोवेलेंट में पोलर है, कोवेलेंट में तो जीरो होना चाहिए था, अगर वो आइडियली कोवेलेंट होता तो जीरो होना चाहिए था, बट उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर कितना है, 1.03। समझ में आया? तो 1.03 डिवाई किसमें से है, 6 डिवाई, अगर प्योर आयनिक होता तो 6 डिवाई होना चाहिए था, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 17% आयनिक कैरेक्टर इसका हो गया। कुछ समझ में आया ये आयनिक कैरेक्टर क्या कहानी है?
तो हमने बेटा एक कॉन्सेप्ट देख लिया कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। रिवर्स, मैंने आपसे क्या कहा था, आइडियल तो कोई भी नहीं है, और इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज नोन एज पजेंस रूल। हाँ, तो इन्होंने कुछ रूल्स दिए, तो ये जरा से इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास एक कैटायन है और एक एनायन है। ठीक है, हाँ, जो पॉजिटिव वाला है वो कैटायन है और जो नेगेटिव वाला है वो एनायन है। ठीक, अच्छा, इनके बीच जब अट्रैक्शन होता है तो आप कहते हैं कि क्या है, आयनिक बॉन्ड बनता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक, लेकिन भाई जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो अगर आप वो इलेक्ट्रॉन्स, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो, वैलेंशियल वाले इलेक्ट्रॉन्स को, तो भाई आपके पास एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। ठीक है, ये समझ में आया। तो आइडियली आप इसे ये अज्यूम कर सकते हैं कि भाई ये शेप जो है इसका स्फेरिकल है। अभी ऐसा मान लेते हैं, ये स्फेरिकल बॉल की तरह है, स्फेरिकल बॉल की तरह है। ठीक, और जब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था तो हमने देखा था कि कैटायन का साइज जो है भाई वो छोटा हो जाता है और एनायन का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। अब जरा इन दोनों को थोड़ा सा पास लेके आते हैं। ठीक, इनको पास लेके आते हैं तो क्या होगा, ये जो आपका कैटायन है भाई ये तो छोटा सा है ना, ये तो छोटा सा है। एनायन का साइज क्योंकि बड़ा है, एनायन का साइज मैं आपको ब्लू कलर से यहां पे दिखा रहा हूं, ये ओके, ब्लू नहीं बना, चलो जो भी बना। ठीक है, ये आपका साइज बड़ा है, तो ये कैटायन क्या करता है, ये बड़ा, क्योंकि वॉल्यूम कम है और चार्ज तो जो है दोनों पे भी बराबर बराबर हमने दिया हुआ है, तो ये क्या करता है, ये इसको अपनी ओर खींचने लगता है और इसको डिस्टॉर्ट कर देता है। बात समझ में आ रही है? डिस्टॉर्ट करना समझ रहे हो? अरे वो इलेक्ट्रॉन ही तो है एनायन में भी बाहर, उन इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि साइज बड़ा हो गया है, जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, तो वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ने लगेगा तो हाँ, शील्डिंग क्या होगा, ज्यादा होने लगेगी। तो ज्यादा होने लगेगी तो इस पॉजिटिव का इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉन पे आएगा और ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से शेप जो है इसका चेंज होने लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसी डिस्टॉर्शन के लिए एक टर्म यूज होता है दैट इज नोन एज पोलराइजेशन। इसी को आप कहते हैं पोलराइजेशन। तो आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड था वो पोलराइज होने लगता है ड्यू टू दिस। ठीक है, तो ये कैटायन जो है, छोटा कैटायन बड़े एनायन को डिस्टॉर्ट करने लगता है। तो जितना ज्यादा आपके एनायन में डिस्टॉर्शन होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा और उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि इनकी शेयरिंग हो जाएगी। समझना समझना, ये आयनिक था, ये आयनिक था। ठीक है, अभी क्या हुआ, डिस्टॉर्शन होने लगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके इधर से आ गए। ठीक, इसका शेप में चेंज आने लग गया, तो इनकी यहां पर एक तरह से क्या होने लग गई, शेयरिंग, कुछ कुछ, पूरी नहीं, पूरी नहीं, कुछ शेयरिंग होने लग गई। जैसे अभी वहां क्या हो रहा था, शेयरिंग के केस में आयनिक आने लग रहा था, यहां पर आयनिक के केस में शेयरिंग आने लग गई। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, मोर डिस्टॉर्शन, more distortion of anion, more distortion of anion, more will be polarization, more will be polarization। तो जितना ज्यादा आपका डिस्टॉर्शन एनायन में होगा उतना पोलराइजेशन ज्यादा होगा। ओके, देन कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि जितना वो बाहर आएंगे, चार्ज जितना फ्री होगा उतनी शेयरिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी। देन कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, शेयरिंग बढ़ जाएगी। आइसोलेटेड रहेगा तो शेयरिंग थोड़ी बढ़ेगी। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे दो टर्म आपके काफी ज्यादा यूज में आएंगे जब आप बुक्स पढ़ेंगे, तो उनको भी लिख लीजिए। एक आपका होगा पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? पोलराइजिंग पावर कौन कर रहा है? पोलराइज कैटायन कर रहा है। ठीक है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, पोलराइजिंग पावर की डेफिनेशन हो जाएगी एबिलिटी ऑफ कैटायन, एबिलिटी ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट एनायन। समझ में आया? तो पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? कैटायन की होगी। कभी भी आपसे पोलराइजिंग पावर कहा गया तो समझ लेना कि भाई ये कैटायन की बात हो रही है। ओके। और दूसरी चीज अगर आप देखें तो एक और टर्म यूज होगा। कई बार क्या होता है ना, ये टर्म ही समझ में नहीं आते तो वो लिखा क्या हुआ है वही क्लियर नहीं हो रहा होता है। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइज होने की एबिलिटी। कौन पोलराइज हो रहा है? एनायन हो रहा है बेटा। ठीक है, तो पोलराइजेबिलिटी किसकी होगी? एनायन की होगी। तो ये आपका आ जाएगा टेंडेंसी ऑफ एनायन। इसको क्या कहेंगे? टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट डिस्टॉर्ट। क्लियर है? तो दोनों का मतलब एक ही है, एक पोलराइज कर रहा है, एक पोलराइज हो रहा है। एक की पोलराइजिंग एबिलिटी होगी, ठीक है ना? हाँ, पोलराइज करने की पावर होगी, दूसरे की पोलराइज होने की पावर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं फैजान्स रूल की। तो बेटा फैजान ने ये रूल दिए और इन्हें फैजान्स रूल कहा जाता है। ठीक, तो एक तो इन्होंने बात की कैटायन के साइज की, और एक इन्होंने बात की एनायन के साइज की। अब ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जितना छोटा आपका कैटायन होगा और जितना बड़ा आपका एनायन होगा, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड में होगा। समझ में आ रहा है? The smaller the size of the cation and the larger the size of the anion, the greater the covalent character of an ionic bond. ये फर्स्ट पॉइंट है फैजान्स रूल का। ठीक, ओके। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो जितना ज्यादा चार्ज होगा किसमें? कैटायन में। जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन में, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्यों? बिकॉज वो उतना ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि जो पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, that is directly proportional to charge and inversely proportional to size. ध्यान रखना, कैटायन की बात कर रहा हूं बेटा, एनायन में मत लगा देना, गड़बड़ हो जाएगी। यही तो मतलब हुआ। देखिए फर्स्ट पॉइंट में उसने कहा स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन हायर द कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक, ओके। तो आप चाहें तो कोवेलेंट कैरेक्टर को भी डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं या पोलराइजिंग पावर लिखते हैं। जितनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी उतना ज्यादा शेयरिंग होगी, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, चलिए, तो दो पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट देखिएगा। अब बेटा अगर आपके कैटायन जो हैं वो सेम साइज के हैं और सेम चार्ज उन पे है, सेम साइज के हैं और सेम चार्ज है, ठीक, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 DN-NS0, n-1 DN-NS0, ये आपको याद होगा हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड वाले जो हुआ करते थे। ठीक है, इन्हें कहा जाता है स्यूडो इनर्ट गैस या स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, ये धोखा दे देते हैं NS0 दिखा के कि भाई हम पूरे के पूरे कंप्लीट हैं। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसा होता है। ठीक, तो हाँ जनरली ये ट्रांजिशन मेटल्स में आपको मिलेंगे। इज मोर पोलराइजिंग देन द वन विद अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो जनरली आपका NH2NP6 होता है। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल लेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा। For cations of the same size and charge, the one with the electronic configuration n-1D and NS0, typical of transition metals, is more polarizing than the one with a noble gas configuration, that is NS2NP6. Right? That is simply alkali and alkaline earth metal cations जिन्हें आप कहते हैं।
ठीक है, तो अब इन सब के जरा सी एग्जाम्पल देख लें। तो पहला पॉइंट अगर हम देखें, पहला पॉइंट उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल ये लिखते हैं, चलिए सीधे। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास BeCl2 है, ठीक है, MgCl2 है और CaCl2 है, मैं और भी ले सकता हूं, चलिए और क्या लें, SrCl2 ले लिया, ओके, CaCl2 ले लेते हैं, ठीक है, चलिए और BaCl2 ले लेते हैं, BaCl2, ठीक है। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो बेटा आपके पास जो एनायन है वो सेम है, दिख रहा है आपको, Cl- है, ठीक। कैटायन कैसा है, डिफरेंट है, कैटायन डिफरेंट है। तो कैटायन में आपको क्या देखना है, चार्ज देखना है, और सबसे पहले चार्ज को देखेंगे, ठीक। तो चार्ज देखेंगे तो कितना आया, Be++Mg++ Ca++Ba++, तो चार्ज भी सेम हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही बात आपने कहा सर, चार्ज भी सेम है। अब चार्ज अगर सेम है तो अब क्या करेंगे, साइज को देखेंगे। तो जिसका साइज छोटा होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। समझ में आया। तो अगर आप बीई से बीए की ओर जा रहे हैं, बीई एमजी सी ए, हाँ, साइज क्या होगा बताएंगे आप मुझे, साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, ये सब पढ़ चुके हैं बेटा, साइज इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे, बी से बड़ा एमजी, एमजी से बड़ा सीए, सीए से बड़ा बीए, क्लियर है। तो साइज आपका इंक्रीज किया, अगर साइज इंक्रीज किया तो पोलराइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, साइज इंक्रीज कर रहा है तो रूल क्या है, पोलराइजेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, बिल्कुल सही बात है, आपने कहा पोलराइजेशन कम हो जाएगा क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है, किसका, कैटायन की बात हो रही है, ठीक। और कोवेलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज करेगा, चेक कर लो भाई, हाँ आपके पास तो लिखा हुआ है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज करेगा। तो लेफ्ट से राइट जाने पे कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है इस ग्रुप में, ये जो आपको दिखा रखा है, ठीक है। तो ये आपका लीस्ट कोवेलेंट, चेक कर लो, और ये आपका मोस्ट कोवेलेंट। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कोई डाउट है तो पूछें। अब बेटा आपको LIF, LICl, LIBr और LII दिया हुआ है, आपको बताना है कि इनका कोवेलेंट कैरेक्टर किस में मैक्सिमम होगा, किस में मिनिमम होगा, ऑर्डर लिखना है आपको, ठीक। तो अगर आप यहां पे चेक करें तो अब आपके पास कैटायन सेम हो गया, कैटायन सेम हो गया बेटा, ठीक है। एनायन डिफरेंट है, एनायन डिफरेंट है, क्या चार्ज की बात हो रही है एनायन में, यहां पे तो चार्ज की बात नहीं हो रही, सब में सेम चार्ज है, F-Cl-Br-I-। तो अब बेटा हम इसका शेप देख लें पहले, ठीक है, शेप या साइज कह लीजिए, ओके साइज कह लीजिए, कोई बात नहीं, साइज कह लीजिए, ये लीजिए लीजिए, मैं साइज लिख देता हूं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, हाँ साइज साइज लिख दीजिए, साइज ऑफ एनायन, ठीक है। तो किसका साइज मैक्सिमम है भाई, साइज मैक्सिमम इसका है और मिनिमम फ्लोरीन का है, ठीक है। तो ऑर्डर अगर आप लिखें 1 2 3 4, इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ठीक। तो साइज अगर इंक्रीज होगा, साइज अगर इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन क्या होना था, किसका साइज है, ये ध्यान रखना, एनायन की बात हो रही है, एनायन का साइज बड़ा हो रहा है, एनायन का साइज बड़ा होगा तो वो ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, ठीक है। पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, समझ में आया। तो LIF जो है वो ज्यादा आयनिक होगा और LII जो है वो ज्यादा कोवेलेंट होगा, सो दिस वन इज मोर आयनिक या लेस कोवेलेंट लिख दी, जैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया,
लेस कोवेलेंट, और ये आपका LI जो है वो मोर कोवेलेंट, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल नोट कीजिए इसको। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। एक आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, जैसे NaCl मैं आपको दे दूं, MgCl2 दे दूं और AlCl3 दे दूं। अब बहुत ध्यान से, यहां पर भी आपके पास एनायन तो सेम है, एनायन सेम है, Cl- है, लेकिन कैटायन डिफरेंट है। कैटायन डिफरेंट है। कैटायन में सबसे पहले बेटा चार्ज को देखना। ठीक, तो यहां पे आपने देखा आपका जो कैटायन है Na+, यहाँ पे आपके पास है Mg++, और ये आपके पास है Al+++। ठीक, तो सबसे पहले चार्ज को देखना है। हाँ, तो आपका चार्ज इधर जाने पे चार्ज इंक्रीज कर रहा है। किसका चार्ज इंक्रीज कर रहा है? कैटायन का चार्ज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे चाहो तो लिख लेना, ये नहीं कि खाली चार्ज देखा प्लस माइनस ध्यान नहीं दिया। अगर कैटायन का चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो क्या करेगा? ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। जो क्लोरीन है उसको ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, तो पोलराइजेशन मोर, पोलराइजेशन भी आपका इंक्रीज कर जाएगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज कर जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। बात समझ में आई? दैट मीन्स AlCl3 मोस्ट कोवेलेंट, ठीक है, एंड NaCl इज लीस्ट कोवेलेंट। अब ये एक बार आपको समझ में आ जाए तो बिल्कुल जैसे कॉमन सेंस वाली चीज होती है ना, रोटी सब्जी खा रहे हैं, आंख बंद करके भी खा रहे हैं तब भी मुंह में ही जाएगी, बस बिल्कुल उस तरह की चीज हो जाती है। हाँ, ये एक बार तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, एक बार तो रोटी मुंह में डालनी पड़ेगी कि भाई मुंह में ही जाए, नाक वाक में न चले जाए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, AlF3, Al2O3 और AlN। अब आप देखें तो यहां पे मैंने कैटायन सेम कर दिए हैं। ठीक, एनायन डिफरेंट है, एनायन डिफरेंट है, एनायन डिफरेंट है, तो उस पर चार्ज, ऑल्दो चार्ज के लिए हमने कोई पॉइंट लिखा नहीं, लेकिन वो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। F- है, O-2 है और N-3 है। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी उसकी टेंडेंसी डिस्टॉर्ट होने की होगी। खुद सोचो, यहां पे ये पॉजिटिव है, ये एक बड़ा सा नेगेटिव है, ये नेगेटिव ही तो अट्रैक्ट हो रहा है किसकी ओर? पॉजिटिव की ओर। तो जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना इसके डिस्टॉर्ट होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। फाइन, तो बस यही कॉन्सेप्ट है, इसको आप लिख लीजिए, चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन इंक्रीजेस, ये आपको कहेगा पोलराइजेशन, ये इंप्लाइज दैट है बेटा, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, पोलराइजेशन इंक्रीजेस, इसका मतलब आपका कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो AlN जो है उसमें आपका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, Al2O3 आयनिक होगा, AlF3 आयनिक। ये मैंने आपको लिखाया भी था एक जगह, मैंने कहा था एक्सप्लेनेशन बाद में आएगा, अभी नोट कर लीजिए, याद आया कुछ? ओके, और एक लास्ट पॉइंट और देख लीजिए, एंड दैट इज स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। ठीक, जैसे इसका अगर हम एक एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास NaCl है और CuCl है। ठीक है, हाँ, अब बेटा साइज और चार्ज, ये Na+ हो गया, ये Cu+ हो गया, साइज और चार्ज ऑलमोस्ट सेम, लेकिन NaCl आपका आयनिक होता है और CuCl आपका कोवेलेंट होता है।
अब बात ये आई कि क्यों होता है, जरा देखिएगा बेटा। ये है आपका 1s2 2s2 2p6। ये समझ में आया? ये मेरा Na+ बना। Na+ का जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। ओके, और Cu+ को अगर आप देखेंगे, हाँ Cu+ को आप देखेंगे तो ये आपका बनेगा 3s2p6d10, ऐसे बन रहा होगा 3s2 3p6 3d10। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका कंप्लीट ऑर्बिट एक ऐसा इफेक्ट देता है जिसकी वजह से आपको स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की फील आती है। हाँ, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, हमने एक बात की थी डी इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग की, तो ये पुअर शील्डिंग, वैसे आप इतना याद कर लो कि इस टाइप के केसेस में पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स,